हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक के अंदर आपने जितने भी ऑक्सो एसिड्स पढ़े हैं, ठीक है, तो वो सारे कंपाउंड्स हम हर फैमिली के और उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स के हमें ऑक्सो एसिड जो है पढ़ने की जरूरत रहती है वो हम पूरा आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आता ही है, तो हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। तो देखो, सबसे पहले जिनके पास डबल बॉन्ड ओ या OH या दोनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट हैं और उनके अंदर एक ही एलिमेंट से ये दोनों की दोनों बॉन्डेड या से एक ही बॉन्ड अटैच हो, तो हम उन्हें कहते हैं ऑक्सो एसिड। ठीक है, तो हम जैसे कि देखो सारी चीजें हमने फैमिली वाइज कवर की है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, वैसे ही हम ऑक्सो एसिड भी अपनी पूरा फैमिली वाइज ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो एस ब्लॉक के अंदर कोई भी ऐसे ऑक्सो एसिड नहीं है, हम यहाँ पे देखेंगे बोरॉन फैमिली से। ठीक है, तो देखो क्योंकि जो इंपोर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ जो कि आपको पेपर में डायरेक्टली मिले। तो बोरॉन फैमिली के अंदर आपने देखा होगा बोरिक एसिड, यानी इसे कहते हैं हम S3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो ऑर्थोबोरिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, बोरॉन OH OH OH, 3 OH बॉन्ड इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, अब उसके बाद में देखो ऑर्थोबोरिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला, यदि मैंने कुछ यहाँ पे हीट करके, तो क्या बना मेरे पास HBO2 यानी मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, अब देखो मेटाबोरिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, मैंने इसको एक ऑक्सीजन इससे डबल बॉन्ड से जोड़ा और एक जो है OH हुआ से जोड़ा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके से ये ऑर्थोबोरिक एसिड, फिर देन ऑर्थोबोरिक एसिड को यदि हम हीट करते हैं तो हमको मिलता है क्या, मेटाबोरिक एसिड। ओके, और फ्रेंड्स देखो ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है, ये ऑर्थोबोरिक एसिड जो है मोनोबेसिक होता है। कैसा होता है, मोनोबेसिक एसिड होता है। ठीक है, कैसा होता है, मोनोबेसिक एसिड होता है। ये क्या करता है, इसकी देखो HBO3 जो है H3BO3 वाटर मॉलिक्यूल से क्या करता है, एक OH आयन गेन कर लेता है और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है BOH का होल 4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये OH आयन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इससे। ठीक है, तो और ये OH आयन हमें ऐसा लग रहा है ना कि एसिड है तो H+ देगा, बट ये H+ नहीं देता है, इसके पास बैकेंड है, तो जहाँ से ये वाटर क्या करेगा, अपना इसमें डोनेट कर देगा और OH आयन क्या है इसे एक्सेप्ट कर लेगा और एक H+ निकलेगा यहाँ से जो किसका होगा, वाटर का होगा। ठीक है, तो इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और NCERT में भी दिया है कि ऑर्थोबोरिक एसिड मोनोबेसिक एसिड है और वो भी कैसा, वीक। ठीक है, वीक मोनोबेसिक एसिड है। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कार्बन फैमिली में। तो देखो कार्बन फैमिली में आपने देखा होगा कार्बनिक एसिड, तो कार्बनिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, कार्बन से पहले ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, 2 OH। अब इसके पास ये 2 क्या है, एसिडिक H है जी। ठीक है, एसिडिक H है जी। ठीक है, तो ये क्या है इसका, ये क्या बन जाएगा, इससे कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव बन जाएगा। अब आपने देखा होगा कार्बोनेट आयन जो होता है इसकी कितनी रेजोनेंस इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होती है, इसकी 3 होती है। ठीक है, ये क्या करता है इस तरीके से नेगेटिव चार्ज जो है इस पे क्या होता है, ये पहले ऐसे फिर ये टूटेगा फिर ये बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोनेट आयन। अब आपको देखो ऑक्सो एसिड की सर देखो C डबल बॉन्ड, एक ही से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है और OH जुड़ा है, इसीलिए इनको हम कहते हैं ऑक्सो एसिड। ठीक है, अब देखो अब उसके बाद से हमने कार्बन फैमिली हो गया, अब हम देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली। अब देखो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर हम 2 कंपाउंड के ऑक्सी एसिड देखेंगे, एक तो नाइट्रोजन के और एक फास्फोरस के। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड क्या है, सबसे पहले आता है H2N2O2, याद करने में आसानी, इसे कहते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। क्या कहते हैं, हाइपोनाइट्रस एसिड। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है फ्रेंड्स, N डबल बॉन्ड N दोनों तरफ OH, इसके पास एसिडिक H कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है, अब देखो यहाँ से हाइपो हटा दो, HNO2 नाइट्रस एसिड, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, N डबल बॉन्ड O एक OH, इसके पास एक एसिडिक H होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये अब इसका जो आयन बनेगा, जैसे यहाँ से H को हटा देंगे तो यहाँ बनेगा NO2 नेगेटिव। अब इस आयन को क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स आप कंफ्यूज होते हो, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसे नाइट्राइट बोलते हैं या नाइट्रेट बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स क्या, नाइट्राइट आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट आयन, और ये है नाइट्रस एसिड। ठीक है, अब देखो अब उसके बाद आता है नाइट्रस, तो फिर आता है नाइट्रिक, क्योंकि अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो एक लग जाता है ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। +3 क्या है, नाइट्रोजन फैमिली की जो है लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब लोवेस्ट का मतलब ये अपनी स्टेबिलिटी में। ठीक है, और ये अपनी क्या है, मैक्सिमम है, +5। तो ये क्या हुई, नाइट्रिक एसिड हुआ। अब देखो इसके पास एसिडिक H क्या है, एक है, यहाँ से निकाले तो क्या बनेगा, NO3 नेगेटिव, इसे क्या कहते हैं, नाइट्रेट आयन। क्या, एट आयन, नाइट्रेट आयन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नाइट्राइट आयन, तो आपको याद रखना। फिर एक आता है HNO4, ये अपनी NCERT में नहीं दिया बट ये 3 NCERT में दिया, इसे कहते हैं पर नाइट्रिक एसिड। क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर देखो ये परऑक्साइड बॉन्ड होता है, परऑक्सी लिंकेज होती है। ठीक है ना, परऑक्सी लिंकेज है ना, ये क्या, अब हम कहेंगे ये ट्रू परऑक्सी एसिड है। तो याद रखो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन ट्रू परऑक्सी एसिड है, जैसे किसी के अंदर परऑक्सी लगा तो होता है लेकिन वो परऑक्साइड नहीं होता है। ठीक है, तो हमें चीज ध्यान रखनी है, जिसके अंदर परऑक्सी बॉन्ड होगा यानी परऑक्साइड बॉन्ड होगा उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रू परऑक्सी कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर परऑक्साइड लिंकेज हो। ठीक, अब देखो अब कैसे बनाइए, तो देखो जो नाइट्रिक एसिड है ना उसी में सिर्फ एक यहाँ पे ऑक्सीजन फंसा दिया अपन ने। ठीक है, और कुछ नहीं किया है ना, तो यहाँ नहीं है, तो ये अपना क्या बन गया, नाइट्रिक एसिड बन गया। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखेंगे क्या, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड। और एक चीज और, अब एक बात बताओ, अब जैसे नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड दिए, यदि मैं इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछूं, किसका पूछूं, एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो बताओ किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो आपको याद आना चाहिए कि देखो जब भी कभी सेंट्रल मेटल एटम यदि सेम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, समानुपाती होता है ऑक्सीडेशन स्टेट से, यानी उसकी जो है उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ये कैसे देखते हैं, जब कब, व्हेन सेंट्रल एटम इज सेम, सेंट्रल एटम सेम हो। ठीक है, अब देखो तो सबसे ज्यादा परऑक्सी इसकी होगी, इन दोनों में तो सॉरी दोनों की सेम है, तो इसे हटाओ, इन तीनों में कंपेयर करवाएंगे तो सबसे ज्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ HNO3 की, फिर उससे कम HNO2 और उससे कम क्या, H2N2O2। ठीक है, तो ये आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स फास्फोरस के ऑक्सी एसिड। तो देखो फ्रेंड्स फास्फोरस की जो ऑक्सो एसिड है उनमें आपको याद रखना है कि जैसे जो कंपाउंड अपनी जो एलिमेंट है सेंट्रल एटम यदि अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो उसमें हाइपो लगाएंगे, +3 में तो अस लगाएंगे, यदि +5 में तो एक लगाएंगे और +4 एक नॉर्मल होगी। ठीक है, तो वैसे कोई ये जरूरी नहीं है, आप यहाँ से ध्यान रखो। तो देखो फास्फोरस का पहला ऑक्सी एसिड होता है S3PO2। क्या होता है, S3PO2। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं, तो देखो फ्रेंड्स पहला कंपाउंड है हाइपो फास्फोरस और इसका सेकंड नाम है, आपको याद रखना है, ये कई बार नीट में पूछा गया, ये है फॉस्फेनिक एसिड। क्या, फॉस्फेनिक एसिड। ठीक है, अब इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि NCERT में डायरेक्ट दिया है, आपको दिमाग नहीं लगाना। प्रिपरेशन, यदि तुम व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम से कराते हो, P4 क्या है, व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, तो P4 की रिएक्शन यदि एल्कलाइन से कराते हो तो तुम्हें S3PO2 क्या है, मिलता है। ठीक है, अब बात आती है यार हम इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो हमेशा याद रखना फास्फोरस के सारे ऑक्सी एसिड हैं उनमें P डबल बॉन्ड O, एक ये जो डबल बॉन्ड ये वाला बॉन्ड तो फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स है, ऑल फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में ये फिक्स है, सब में बनेगा। फिर उसके बाद जो भी ऑक्सीजन बची है उसको पहले OH से जोड़ो, फिर हाइड्रोजन को डायरेक्टली फास्फोरस से जोड़ो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने देखा फास्फोरस इसके पास 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन पहले हमने डबल बॉन्ड से लगा दी, बची एक ऑक्सीजन OH के रूप में जोड़ दी, बचे हुए जो 2 हाइड्रोजन है उनको H के रूप में जोड़ दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम इनकी स्ट्रक्चर बनाना ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखो
अब बात आती है कि यार यहाँ पे इसकी क्या होगी, इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। इसको हम x मानेंगे, इसका कितना हो गया -2 होता है, ऑक्सीजन पे 2 दूनी 4, ठीक है, 4 और 4 में से 3 गई तो कितना होगा, क्योंकि प्लस का 3 आएगा, इसका माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +1, तो यहाँ पे कितनी होगी फॉस्फोरस की +1 होगी, ठीक है। अब और क्या क्वेश्चन, तो देखो फ्रेंड्स हाइपोफॉस्फोरस में कितने पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है। पीओएच बॉन्ड कितने हैं, तो पीओएच बॉन्ड 1 है। अब हम इसमें पूछे इसकी पीएच बॉन्ड कितने हैं, तो पीएच बॉन्ड है फ्रेंड्स 2 है। अब देखो याद रखो हमेशा पीएच बॉन्ड ये बताते हैं किसको, रिड्यूसिंग कैरेक्टर को, किसको बताते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर को, आपको याद रखना है, ठीक है ना, कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग है इसमें, तो जिसके पास नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड ज़्यादा होते हैं वो अच्छा रिड्यूसिंग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है यार इसकी बेसिसिटी कितनी है। बेसिसिटी का मतलब हमेशा याद रखो एसिड के पास में जितनी एसिडिक H+ होते हैं वो उसकी बेसिसिटी होती है ना। बेसिसिटी किसकी होती है, एसिड की होती है, यानी बेसिसिटी यानी नंबर ऑफ एसिडिक H, ठीक है, बेसिसिटी, या हम कहेंगे एसिड का क्या n फैक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, एक एसिडिक H+ है। एसिडिक H+ क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा, n फैक्टर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इसकी बेसिसिटी भी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो आपको कभी भी इसमें n फैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ी तो आप क्या बोलोगे, इसका जो है इसका जो है बेसिसिटी जो है इसकी कितनी होती है, 1 होती है, यानी n फैक्टर भी इसका कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम अनदर एसिड, वो होता है हमारा H3PO3। अब देखो H3PO2 अब एक ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो H3PO3 के अंदर क्या है, इसके नाम क्या क्या है, ऊपर वाले का नाम था हाइपोफॉस्फोरस। अब देखो इसमें से हाइपो हटा दो तो बचा क्या, फॉस्फोरस, तो इसका हो गया फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। ये क्या है, फॉस्फीनिक, तो यहाँ तुम कर दो फोनिक, क्या कर दो, फोनिक कर दो बस। अब इसका एक एक्स्ट्रा नाम और आ जाएगा कि जो फॉस्फोरस है उसके आगे ऑर्थो भी आ जाएगा। इस तरीके से आप इनके जो नाम है उनको यदि कंपेयर करके याद रखोगे तो आपको इजीली याद होंगे, ठीक है। अब देखो अब बात आती है फ्रेंड्स कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो देखो इसकी प्रिपरेशन जो है P2O3 एक ही कंपाउंड होता है फॉस्फोरस का ऑक्साइड, उसकी बाकी से रिएक्शन कराते हैं तो हमको फॉस्फोरस एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो हम फॉस्फोरस एसिड की स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो मैंने आपको बोला था कि हमेशा फॉस्फोरस के ऑक्सीजन में जो कितनी ऑक्सीजन है, 3 है, तो इनमें से एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगी, तो हाँ ये जुड़ गई, सही बात है। फिर उसके बाद बची ऑक्सीजन को पहले OH से जोड़ेगी, तो बची 2 ऑक्सीजन उन्हें OH से जोड़ दिया। अब एक्स्ट्रा H कितने बचे, 1, तो उसमें कितना हो गया, पीएच आ गया, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन क्या बनता है भाई, पी डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 है, पीओएच कितने हैं, 2 है, पीएच कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो रिड्यूसिबिलिटी 1 पीएच की वजह से इसमें। अब इसके पास आते हैं बेसिसिटी कितनी है, तो देख लो आप इसके पास 2 एसिडिक H है, तो बेसिसिटी यानी इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 हो जाएगा। इसमें यहाँ पे चार्ज कितना होगा, तो देखो आप इसका कितना हो गया, 3 दूनी 6, इसको x मान लो 6 और 6 में से 3 तो +3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। यहाँ फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और फ्रेंड्स देखो इसके, तो देखो अब हम एक चीज देखते हैं कि जो H3PO3 उसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम NaOH से, ठीक है, बेस से। तो देखो बेस क्या करेगा, इसकी एसिडिक H+ को लेगा, तो यहाँ से मान लो इसने पहला H लिया, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे NaH है ना, NaH2PO3, ठीक है। यानी इसके पास में अब इसके अंदर एसिडिक H कितनी है फ्रेंड्स, एक एसिडिक H है, यहाँ कितनी थी, 2 थी, ठीक है। फिर एक और यदि हम इस पे एक और मोल NaOH की रिएक्शन कराते हैं, है ना, मान लो इसी पे करा रहे हैं हम आगे, है ना, तो एक और NaOH की, तो इसके पास से जो एक और एसिडिक H है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा NaHPO3 और Na2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 2 सोडियम आ जाएंगे इन दोनों H को हटाकर। क्या फर्दर ये बाद में जो है एसिड से सॉरी बेस से रिएक्शन कर सकता है, तो नहीं। आगे यदि हम इसमें NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, तो क्योंकि कंप्लीट साल्ट बन चुका है, ठीक है। अब देखो तो ये हो गया हमारा क्या, फॉस्फोनिक एसिड। अब हम देखते हैं एक और ऑक्सीजन बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो H3PO4, इसे क्या कहते हैं, तो देखो ऊपर वाले को फॉस्फोरस एसिड कहते हैं, अब इसको कहेंगे हम इक एसिड, क्या कहेंगे, इक एसिड। अब इस इक के आगे माने फॉस्फोरिक के आगे लगा दो ऑर्थो, तो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, तो देखो मैंने आपको बताया कैसे स्ट्रक्चर बनानी है हमको। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देख लो, देखो P4O10 की वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, पिछले वाले में P2O3 की वाटर से रिएक्शन करा रहे थे, तो हमारे पास फॉस्फोनिक एसिड बन रहा था, P4O10 की करा रहे हैं तो फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है, ठीक है, तो याद रखनी है। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, मैंने बताया कि एक पी डबल बॉन्ड तो अपन को बनाना ही बनाना है, बताया जितनी भी ऑक्सीजन है एक्स्ट्रा उनको OH से जोड़ो, तो इसमें तीनों की तीनों OH से जुड़ गए, सारे H खत्म हो गए, ठीक है। अब देखो अब बात आती है इसकी बेसिसिटी कितनी है, तो तुम बताओगे मेरे को कितनी होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ होती है 3, क्योंकि इसके पास एसिडिक H कितनी है, 3, ठीक है। इसकी बैलेंस यहाँ कितनी निकलेगी, तो आप निकाल के देख लो, इस पर -2 होता है, इसको x मानो, 4 दूनी 8, 8 में से 3 तो +5 तो उधर जाएगा, तो +5 -5, ठीक है। तो ये कितना आएगा, +5 आएगा फॉस्फोरस का, तो बेसिसिटी कितनी आ गई, 3 आ गई, क्योंकि तीनों एसिडिक H क्या हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि भाई एसिडिक H समझ में आ गया, इसमें पी डबल बॉन्ड कितने हैं, हमारे कितने बॉन्ड होंगे, एक पीएच बॉन्ड कितने, तो इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें कोई पीएच बॉन्ड बताओ, नहीं दिख रहा, तो पीएच बॉन्ड कितने होंगे, 0। क्या ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा, नहीं करेगा, किसी को रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो अब हम ये 3 कंपाउंड बहुत हमारे इंपॉर्टेंट हो गए, अब हम इन्हीं से ड्राइव करेंगे कंपाउंड को, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले हम डेरिवेशन देखेंगे H3PO3 का। H3PO3 से हम कैसे बनाएंगे, तो याद रखो फ्रेंड्स इसके 2 मोल हम अज्यूम करेंगे, उसमें से हम वाटर निकाल देंगे, फिर जो भी बचेगा वो हमारा बचेगा क्या, पायरोफॉस्फोरस एसिड, क्या बचेगा, पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसको बनाते कैसे हैं, तो देखो PCl3 की रिएक्शन हम फॉस्फोरस एसिड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिलता है, ठीक है। अब देखो कैसे कराते हैं, अब हम देखते हैं कि आखिर इसको हमने इससे कैसे प्राप्त किया है, H3PO3 से। तो देखो H3PO3 की स्ट्रक्चर ये है, इसको हम वापस से यहाँ बनाते हैं, 2 बार बनाएंगे, इसके 2 मूल हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके एक और मूल हम अज्यूम करेंगे तो क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड OH फिर OH, ठीक है। अब देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, POP बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इसमें P डबल बॉन्ड OH OH फिर O फिर P फिर OH फिर इधर H फिर OH, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब इसमें तुमसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, POP बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, 1 है, PH बॉन्ड कितने हैं फ्रेंड्स, 2 हैं, POH बॉन्ड कितने हैं हमारे पास में, तो कितने हैं, 1 2 है ना। P डबल बॉन्ड O कितने हैं, तो ये तुम बताओगे 2 हैं। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको कहते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड। किससे बनता है, फॉस्फोरस एसिड से, ठीक है। फॉस्फोरस एसिड के 2 मोल अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, पायरोफॉस्फोरस एसिड मिलता है। अब उसके बाद आते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फोरिक एसिड। तो देखो इसमें भी भाई जब हम इसके 2 मोल अज्यूम करेंगे तो हमको मिलेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऊपर क्या था, अस एसिड, इससे क्या है, एक एसिड, ठीक है। तो देखो इसके आप स्ट्रक्चर देखो, इसमें क्या है, 3 OH है, तो ये वाला OH और दूसरे वाले का दूसरा वाला OH सामने आएगा, तो क्या बन जाएगा, उसमें से वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ देखो फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस, फिर बची स्ट्रक्चर को एज इट इज बना दो, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी क्या है, कितने नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड OH बॉन्ड है, कितने जो है POH बॉन्ड है, इस तरीके से इस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसकी कंसाइज स्ट्रक्चर लिखेंगे तो H4P2O7, तो आपको याद आसानी रहेगी, देखो इस तरह कंपेयर करके इससे 2 मोल अज्यूम करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तो ये बन जाता है। फिर उसके बाद आते हैं क्या,
H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब देखो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है, तो वो ये मत ध्यान रखना कि ये जो हाइपोफॉस्फोरस है ना उससे बनता है, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे किससे, देखो जो पायरोफॉस्फोरस एसिड है ना फ्रेंड्स, उसमें से बीच में जो ये ऑक्सीजन आ रहा है ना, इसको हटा दो बस आप, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, और इसको हम बनाते कैसे, रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन कराते हैं किससे, अल्कलीन मीडियम से, ठीक है। और हाइपोफॉस्फोरस एसिड कैसे बना रहे थे, व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन करा के। समझ में आई बात। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, आप बना लोगे, यहाँ से बस बीच में से ऑक्सीजन हटा देना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके अंदर PP बॉन्ड होगा, फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड होगा, कितना, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। POP बॉन्ड क्या होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। PH बॉन्ड भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो इस तरह क्वेश्चन बनता है। अब हमारा फास्फोरस का अगला ऑक्सी एसिड आता है, वो है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब देखो मेटाफॉस्फोरिक एसिड के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेटाफॉस्फोरिक का जो एक नॉर्मल सिंपल यूनिट होती है वो होती है HPO3। क्या होती है, HPO3, इसको मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हम फास्फोरस एसिड जो है H3PO3 की Br2 से रिएक्शन कराते हैं, तो हमको किसमें, एक बंद नली में गर्म करते हैं, ठीक है, इन दोनों के साथ में। अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड फ्रेंड्स पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर होगी, P डबल बॉन्ड यहाँ भी आएगा, बची एक ऑक्सीजन को वैसे जोड़ देंगे और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मोनोबेसिक। मोनोबेसिक का मतलब क्या है, एक एसिड है इसके पास में। अब देखो मेटाफॉस्फोरिक एसिड साइक्लिक ट्राइमर के रूप में भी एग्जिस्ट करता है, जिसकी जो है स्ट्रक्चर NCERT के अंदर दिए, तो आपको आनी चाहिए। तो HPO3 का हम क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, ट्राइमर बनाएंगे H3PO3, ठीक है, एंड O9। अब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो आप बिल्कुल बेंजीन की तरह बनाओगे। पहले हम लेंगे क्या, एक फास्फोरस, उससे दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ेंगे, फिर फास्फोरस और फिर एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब बची कुछ जितनी भी जो ऑक्सीजन है, ठीक है, पहले उनको एक फास्फोरस पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से, और बची फिर उनको OH से अपन को क्या कर देना, जोड़ देना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड वो कितने हैं, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे 3 है, इसके अंदर स्ट्रक्चर बनाना आएगा तो आप बना पाओगे। POP बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे देखो 1 2 3 POP बॉन्ड है। POH बॉन्ड कितने हैं फ्रेंड्स, तो POH बॉन्ड भी कितने हैं, 3 है। PP बॉन्ड कितने हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ लिखेंगे एब्सेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें से क्वेश्चन कुछ भी ड्राइव हो सकता है, आप कर सकते हो। PO खाली PO तो इतना बॉन्ड है, तो ऐसे अपन गिन लेंगे इसमें, ठीक है। ये हो गया साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि NCERT के अंदर इसकी स्ट्रक्चर दी है, ठीक। तो ये हो गए फ्रेंड्स हमारे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड। अब हम देखेंगे अपने ऑक्सीजन फैमिली के अंदर सल्फर के ऑक्सी एसिड। देखो सबसे पहले सल्फर के ऑक्सी एसिड आपको किस वे में याद रखनी है, जैसे मैं आपको याद करने को बोल रही हूं, आपको ऐसे ही याद रखनी है कि देखो पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है सल्फर के ऑक्सी एसिड पे कि कौन सी कंपाउंड के अंदर सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। कौन सी कंपाउंड के अंदर सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर प्रेजेंट है, कौन से के अंदर जो है परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते, तो आपको बिल्कुल एक सीक्वेंस में चीजों को याद रखना है और ईजी होगा। तो देखो H2O2, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 तक चलेंगे अपन, ठीक है। तो O2 और O3 माने O2 और O3 में होते हैं क्या, सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, ठीक है। क्या होते हैं, सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, ठीक है। फिर उसके बाद 4 5 6 इन 3 कंपाउंड में होते हैं सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से आगे के किसी भी कंपाउंड में सल्फर बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो H2H2O7 इस ये क्या है, इसमें होता है क्या, ये पैरोक्सी लिंकेज है, सॉरी पायरो होगा, ठीक है। सल्फर SO माने इसके अंदर बॉन्ड होता है SOS, ठीक है। उसके बाद में H2H2O8 इसमें पैरोक्सो बॉन्ड होता है, यानी पैरोक्साइड OO बॉन्ड होते हैं, ठीक है। फिर इनसे आगे यहाँ पे सल्फर जुड़ा होता है। इसका नाम क्या होता है फ्रेंड्स, देखो इसके अंदर ना इसे बोलते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसको मार्शल एसिड भी कहते हैं, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये हो गए सारे जिनके अंदर सल्फर दो थी और हाइड्रोजन भी 2 थी, सिर्फ ऑक्सीजन एक नंबर में बढ़ रहा था, ठीक है। अब देखो अब हम देखते हैं जिनके अंदर सल्फर भी सिंगल हो, तो देखो H2SO3 H2SO4 H2SO5, तो 3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, 4 आ गया तो 1 लगा दिया, फिर 5 आ गया तो इसके अंदर पैरोक्साइड बॉन्ड है, इसीलिए इसको कहते हैं पैरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे हम इसको, पैरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देखो ये क्या बात हुई, अब हम इनके देखते हैं स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स वही स्ट्रक्चर देखेंगे जिनकी NCERT में दी है, जहाँ से प्रोबेबिलिटी आने की ज़्यादा वो है प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब देखो इसमें आता है ये कि इसका नाम होता है फ्रेंड्स क्या, कैरो एसिड। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, इनके अंदर कैरो एसिड और मार्शल एसिड के अंदर पैरोक्साइड बॉन्ड होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब हम सब एक से सबकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो इन ऊपर वालों की हम स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, हम सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हमेशा अब इसके अंदर याद रखो आप, सबसे पहले हम सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर बनाएंगे, तो S डबल बॉन्ड S, बची हुई जो ऑक्सीजन है उनको हम क्या करेंगे, OH इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है। इनके अंदर कभी भी SH बॉन्ड नहीं आएगा, SH बॉन्ड यहाँ पे नहीं आएगा। सल्फर के ऑक्सी एसिड में भूल कर भी नहीं बनाना है, जैसे हमने फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में दिखा था वैसे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमें जो है ध्यान रखनी है चीज़ों को, सल्फर से पहले एक डबल बॉन्ड से जोड़ना है, फिर बचे उनको OH से जोड़ना है। फिर उसके बाद आगे देखो इसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन है उनमें क्या करना है अपन को ना, तो देखो आप इसको ऐसे इजी याद रख लो कि जितनी भी ऑक्सीजन है ना, ठीक है, जो हाइड्रोजन है उनसे क्या है हमको उतने OH लगा देने हैं। फिर बची ऑक्सीजन जो है उनको किससे जोड़ देना है, सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर से, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन थे, तो हमने 2 OH बॉन्ड लगा दिया, इसमें भी देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH बॉन्ड लगा दिए, बची ऑक्सीजन को किससे जोड़ दिया, S डबल बॉन्ड O से। तो बस ऐसे याद रख लेंगे कि जितने हाइड्रोजन है पहले उस कंपाउंड के अंदर उतने OH लगाने हैं, फिर बची ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़ देना, क्लियर, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसकी स्ट्रक्चर ये हो गई। अब देखो इसके अंदर एसिडिक एसिड कितने, तो फ्रेंड्स देखो इसके पास 2 एसिडिक एसिड हैं, इसके पास भी 2 एसिडिक एसिड हैं। अब आता है क्या, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने आपको दिखाया उधर बताया था फास्फोरस से पायरो फास्फोरस एसिड, ठीक है, सॉरी पायरो फास्फोरिक एसिड। तो पायरो फास्फोरिक एसिड कैसे बनता था, फास्फोरिक एसिड के क्या 2 मॉलिक्यूल फिर उनसे बटा मॉलिक्यूल निकालने पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके हम 2 मोल अज्यूम करेंगे, इधर भी ऐसा एक और मोल अज्यूम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बटा निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे सल्फर SOS बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माने ये इसके डायमराइजेशन फिर उसके अंदर बटा मॉलिक्यूल निकालने से क्या बन रहा है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इसमें SOS बॉन्ड कितने हैं, तो याद रखो फ्रेंड्स इसके अंदर SOS बॉन्ड 1 है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं और ऊपर वाले कंपाउंड में इसके अंदर S डबल बॉन्ड है, इसके अंदर S सिंगल बॉन्ड है, ये तो हमने देख लिया, तो डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है। इनकी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर से इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब हम देखते हैं कैरो एसिड की। तो देखो सबसे पहले जितने हाइड्रोजन है ना उनको OH से जोड़ो, ये OH और ये OH। अब देखो क्या ये पैरोक्स 5 है ना, तो 5 इसमें पैरोक्सी बॉन्ड है, तो एक ऑक्सीजन हम यहाँ पे क्या करते हैं बीच में फिट कर देंगे, और बची ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मार्शल एसिड। तो आप याद रखो देखो यहाँ पे जैसे ये जो था ना अपना क्या सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखो इसमें यहाँ पे ये उसमें अपने ऑक्सीजन फिट कर दिया, बस ये ध्यान रखो ऐसे करके। यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ये जो ऑक्सीजन है उसके साथ में एक और ऑक्सीजन फिट कर देंगे, तो ये बन जाएगा क्या, मार्शल एसिड अपने पास में, ठीक है। तो इसके पास पैरोक्सी लिंकेज है और ये भी इसके पास पैरोक्सी लिंकेज है। तो मैंने आपको फिर भी एक बार बताया था अभी पिछली वीडियो में
कि ट्रू परऑक्सी कंपाउंड कौन से हैं। तो याद रखना जिनके अंदर परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं, ट्रूली परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं, उन्हीं को ट्रू परऑक्सी कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स हैलोजेंस के ऑक्सी एसिड जो बहुत सिंपल है, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर पूरा। अब देखो फ्रेंड्स, हैलोजेंस के जो ऑक्सो एसिड्स हैं उनमें हमें देखने हैं सबसे पहले आपको किस तरीके से ध्यान रखना है। तो देखो जिसके अंदर जो है यदि जो हैलोजन है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 1 है, फिर 3 4 5 एंड ये क्या है हमारे पास में 7। ठीक है, तो यदि जिसके अंदर ये हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, नाम कैसे देंगे, हाइपो हेलस, हेलस, हेलिक और पर हेलिक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है HOF। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरीन का क्या है फर्स्ट कंपाउंड अपना है हाइपोहेलस यानी हाइपोफ्लोरस एसिड। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स बाकी जो कंपाउंड है उनका क्या है, बाकी जो है हेलस, हेलिक और पर हेलिक ये फॉस्फोरस नहीं बनाता है, फॉस्फोरस ओनली अपना हाइपोफ्लोरस एसिड ये वाला HOF कंपाउंड बनाता है। ठीक है, अब हम बात आते हैं इसकी, तो याद रखना है ये ओनली ये बनाता है। उसके बाद आते हैं क्लोरीन का, तो हाइपोक्लोरस HOCl, क्लोरस एसिड क्या हो जाएगा, हेलस है तो क्लोरस एसिड। अब देखो ऐसे आप याद रखने दिक्कत, आप ऐसे याद रखो HClO2। ठीक है, इसका है HClO3। ठीक है, HClO4। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया क्लोरस एसिड, ये क्या हो गया क्लोरिक एसिड, ये क्या हो गया परक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब मैंने देखो आपको याद है मैंने आपको जो है हाइड्रोलाइसिस पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने बोला था कि XX टाइप के कंपाउंड का X टाइप के X डैश टाइप X 3 टाइप है ना, और क्या था फ्रेंड्स X डैश 5 और X डैश क्या था 7। ठीक है, ये 4 टाइप के इंटरहैलोजन कंपाउंड थे अपनी। तो इससे क्या बन रहा था HOX टाइप का कंपाउंड, इससे क्या बन रहा था HXO2 टाइप का, इससे क्या बन रहा था HXO3 टाइप का, इससे क्या बन रहा था HXO4 टाइप का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था आप इस तरह याद रख सकते हो, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और पर हेलिक। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा कि ये क्लोरीन के क्या हो गए ऑक्सी एसिड हो गए, इनकी स्ट्रक्चर हम बनाना देखेंगे सबकी बिल्कुल सेम तरीके से। फिर उसके बाद आप देखो ब्रोमीन का जो है हाइपोब्रोमस एसिड प्राप्त होता है, लेकिन इसका जो है हेलिक एसिड हेलस एसिड यानी ब्रोमस एसिड हमको प्राप्त नहीं होता है यहाँ पे, और ना ही ये आयोडाइड का होता है। ठीक है, लेकिन इनके ब्रोमिक एसिड और परब्रोमिक एसिड हमको क्या है आइडेंटिफाई होती है। तो इसका एग्जांपल देखिए हमने समझाया था तुमको, कौन सा वाला IOX-7 हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे तब। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसकी स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगी, आपको क्या करना है, जैसे आपने ये जो सेंट्रल एटम यहाँ क्या हुआ हैलोजन हुआ, तो देखो ये हैलोजन है, हैलोजन को यहाँ से इसे OH बॉन्ड से जोड़ दिया, एक क्लोरीन से OH बॉन्ड बना दिया, ये जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ये फिक्स है, ये क्या होगी फिक्स रहेगी। अब इसके बाद में क्या हो रहा है आप देखो ना, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जुड़ते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिखो HClO। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन है, एक ऑक्सीजन इतना तो है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई, फिर एक और आ गई, फिर एक और आ गई। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ रही है ना उनको क्लोरीन से क्या करो डबल बॉन्ड से जोड़ते चलो। तो देखो यहाँ पे देखो इतनी स्ट्रक्चर तो हमारी बेसिक है ना, इस तरह ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ा तो ये होगी क्लोरस एसिड। फिर देखो ये इतनी स्ट्रक्चर तो हमारी बेसिक है ना, ये इसमें 2 डबल बॉन्ड हो गए। फिर देखो ये इतनी स्ट्रक्चर बेसिक हो गई हमारी, ये डबल बॉन्ड से जुड़ गए। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर भी बना लेंगे जो हो गया परक्लोरिक एसिड। अब इस पर क्वेश्चन क्या पूछता है, तो फ्रेंड्स एक बात बताओ, जैसे मैंने लिखा HClO। ठीक है, यहाँ देखो आप HClO2 HClO3 इसके अंदर HClO4, इनके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ मुझे फटाफट से बताओ। देखो इनके क्या कैसे निकालेंगे, सेंट्रल एटम से में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो इसमें कितनी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगी। ठीक है, इसमें कितनी आएगी +5 आएगी, इसमें कितनी आएगी बताओ मेरे को जल्दी से, +3 आएगी, इसमें कितनी आएगी +1 आएगी। तो जब सेंट्रल एटम सेम होते हैं तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होती है ज्यादा होती है। फ्रेंड्स ये जो कॉन्सेप्ट है एक जगह फ्लॉप हो जाता है, वो है H3 में वहाँ बताना भूल गया आपको, H3PO2 H3PO3 H3PO4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉस्फोरस कितने में बताओ, +5 में, यहाँ पे कितने में बताओ कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 इसमें से गए तो ये हो गया +3 और ये कितना हो गया +1 हो गया। अब देखो इसमें भी क्या है फ्रेंड्स, देखो सेंट्रल एटम सेम है, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो बट फ्रेंड्स ये आप एज ए एक्सेप्शन आप इसको याद रख सकते हो, ये प्रैक्टिकली अपन जो है लैबोरेटरी में प्रूफ नहीं हुआ है। पीके वैल्यू इस कंपाउंड की जो है के वैल्यू इस कंपाउंड की बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो है ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है कि जब सेंट्रल एटम सेम होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं कि जिस सेंट्रल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाता है। तो किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी और ये इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो ये मैंने आपको NCERT से ही ऑक्सी एसिड समझाए। अब यहाँ पर हमारे सारे ऑक्सी एसिड फिनिश हो चुके हैं। हमने जो भी हमारे ऑक्सी एसिड पे जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे स्ट्रक्चर के बेस पे, तो वो मैंने आपको सारे समझा दिए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो बस आप इस वीडियो को 1-2 बार देखना और आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, और बच्चों आप पढ़ते रहो, लास्ट टाइम पे इनको अच्छे से स्पीड बढ़ा के आप सुन लेना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।